तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे दिलचस्प अनसुलझे मामलों में से एक की। एक ऐसे आदमी की कहानी जो बस हवा में कहीं गायब हो गया। सोचिए जरा, कोई इंसान उड़ते हुए प्लेन से बीच हवा में कैसे गायब हो सकता है? यही वो सवाल है जो डीबी कूपर रहस्य के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जिसमें न जाने कितने दशकों तक बड़े बड़े जांचकर्ताओं और जासूसों को परेशान करके रखा है। बात है 1971 की, जब एक आदमी ने एक ऐसा परफेक्ट क्राइम किया जो अमेरिका का इकलौता अनसुलझा स्काई जैकिंग केस बन गया। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि एक ऐसा दुस्साहसी कारनामा था जिसने एक किंवदंती को जन्म दिया। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये थी एक परफेक्ट हवाई डकैती, मतलब हवा में की गई एक बहुत ही सावधानी से प्लान की गई रॉबरी। सब कुछ शुरू हुआ 24 नवंबर 1971 को। एक छोटी सी महज 30 मिनट की उड़ान थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थी। देखिए हुआ क्या था। दोपहर के लगभग 2:50 पर डैन कूपर नाम का एक शख्स पोर्टलैंड में प्लेन में सवार होता है। ठीक 3 बजे वो फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमाता है जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है। घंटों तक प्लेन हवा में चक्कर काटता रहा और फिर शाम 5:46 पर सियाटल में उतरा। शाम 7:40 पर प्लेन ने फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार प्लेन में सिर्फ कूपर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट थे। और फिर रात 8:13 पर प्लेन की पिछली सीढ़ी नीचे की गई और कूपर कूद गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो कूपर का रवैया था। वो एकदम शांत था, व्यवस्थित, और सिचुएशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी। और उसकी मांगे, वो भी बिल्कुल साफ और सटीक थीं। $2 लाख कैश, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और 4 पैराशूट, 2 पीछे के लिए, 2 आगे के लिए। ये 4 पैराशूट वाली बात जांचकर्ताओं के लिए एक पहेली बन गई। उन्हें लगा कि शायद वो किसी को बंधक बनाकर साथ ले जाएगा, लेकिन नहीं। आखिर में उसने अकेले ही छलांग लगाई, जिससे ये मांग और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। देखिए, इस पूरी कहानी में एक गुमनाम हीरो भी थी, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलू। को पायलट ने उनके बारे में कहा था, वो इतनी शांत और संयमित थीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई और उस सिचुएशन को उनसे बेहतर संभाल सकता था। असल में टीना की शांति और प्रोफेशनलिज्म ने ही स्थिति को काबू में रखा और किसी भी तरह की अफरा तफरी को रोका। शायद कूपर के शांत रहने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अब शुरू होती है जंगल में खोज, और साथ ही वो सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उस छलांग से बच भी सकता था? यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कूपर प्लेन से तो गायब हो गया, लेकिन क्या वो उस खतरनाक छलांग से बच पाया? अब इस पर ना 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ जो लोग कहते हैं कि वो नहीं बच सकता था, उनका तर्क है कि उसने रात के अंधेरे में एक भयंकर तूफान के बीच छलांग लगाई। उसने पहना क्या था? सिर्फ एक बिजनेस सूट। हवा की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नीचे बर्फीला पानी। बचना नामुमकिन लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मानते हैं कि वो बच गया, वो कहते हैं कि कूपर ने खुद फ्लाइट अटेंडेंट को बताया था कि उसे पैराशूट इस्तेमाल करना आता है। वो काफी शांत और जानकार लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद कम से कम 5 नकलचियों ने ऐसी ही छलांग लगाई और वो सब बच गए। एक ठंडा पड़ा सुराग। सालों तक इस केस में कोई नई लीड नहीं मिली। कूपर के कूदने के बाद एफबीआई ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न कोई बॉडी, न पैराशूट, और न ही वो पैसा। जरा सोचिए, 1-2 नहीं, पूरे 8 साल, 8 लंबे साल तक फिरौती की रकम का एक भी नोट कहीं नहीं मिला। एफबीआई ने उन नोटों के सीरियल नंबर पूरे देश में फैला दिए थे, लेकिन एक भी नोट कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो कूपर और वो पैसा दोनों हवा में ही घुल गए हों। और फिर 1980 में अचानक एक उम्मीद की किरण जागी। एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे रेत में दबे हुए कुछ पैसे मिले। कितने? $5,800। और ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि सीरियल नंबर से ये कंफर्म हो गया कि ये वही फिरौती के पैसे थे। सालों से ठंडे पड़े इस केस में ये पहला और इकलौता ठोस सबूत था। और दूसरा अहम सुराग, वो टाई थी जो कूपर प्लेन में ही छोड़ गया था। सालों बाद जब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो जांचकर्ताओं ने उस टाई का विश्लेषण किया और पता है क्या मिला? उस पर शुद्ध टाइटेनियम जैसे दुर्लभ धातुओं के छोटे छोटे कण मिले।
इससे ये इशारा मिला कि कूपर शायद किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मेटल बनाने वाली कंपनी में काम करता था। हो सकता है उसका कोई कनेक्शन बोइंग से ही रहा हो। जी हाँ, वही कंपनी जिसने वो प्लेन बनाया था जिसे उसने हाईजैक किया था। अब आते हैं संदिग्धों की लिस्ट पर, मतलब उस भूत को एक चेहरा देने की कोशिश पर। इन सुरागों के आधार पर एफबीआई ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कुछ नाम थे जो बार बार सामने आ रहे थे। 2 नाम सबसे ऊपर थे, रिचर्ड मकॉय और रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। मकॉय, जो एक वियतनाम सैनिक था, उसने कूपर के ठीक 5 महीने बाद लगभग वैसा ही एक और हाईजैकिंग किया था, लेकिन उसकी शक्ल स्केच से मिलती नहीं थी और उसके पास पक्का सबूत था कि वो उस दिन कहीं और था। दूसरा था रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। वो भी वियतनाम सैनिक था, उसे विस्फोटकों की ट्रेनिंग मिली थी और उसका चेहरा स्केच से काफी मिलता था, पर उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। आखिर में एफबीआई ने दोनों को ही लिस्ट से हटा दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये एक खत्म न होने वाला रहस्य क्यों बन गया? डीबी कूपर की ये कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचती है? इसका एक दिलचस्प पहलू मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। पता है, उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, लेकिन एक रिपोर्टर ने गलती से उसे डीबी कूपर सुन लिया और बस यही नाम हर जगह छप गया। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं, जब हमारे दिमाग में पहली सुनी हुई जानकारी ही बैठ जाती है। सोचिए, एक छोटी सी गलती ने इस किंवदंती का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में हुआ क्या? 45 सालों तक एफबीआई ने हजारों सुरागों की जांच की, लेकिन कूपर की पहचान या उसके साथ क्या हुआ, इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। और आखिरकार 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली इस केस पर एक्टिव जांच बंद कर दी। ये आज भी अमेरिका के एविएशन इतिहास का इकलौता अनसुलझा मामला है। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक अंधेरी तूफानी रात में $2 लाख के साथ पैराशूट से कूदने के बाद आखिर डीबी कूपर का हुआ क्या? क्या वो जंगल में कहीं खो गया, या वो बच निकलने में कामयाब रहा और उसने एक नई जिंदगी शुरू की, या फिर सच्चाई कुछ ऐसी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए आसमान में ही दफन रहेगा।